हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? देखो, आज हम हमारे जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स थे, तो आज हमारा जो फिजिक्स का पेपर हुआ था और ये 2026 का पेपर है जिसका आज हम सॉल्यूशन देखें। उम्मीद है कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। और ये सेट ए है, तो वन बाय वन मैं आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, आप क्रॉस चेक करें। एमसीक्यूज वगैरह पे डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने प्रूफ किए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रेडी हो जाएं, ये एमपी बोर्ड क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर है। और मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर रखा है, यानी कि मैंने सिर्फ हिंदी वर्जन हटा दिया, ओनली इंग्लिश ही यहाँ पर मैंने लिया है इसमें। तो देखिए क्या कहा है बेटा। बस पहले इन्होंने इस बार थोड़ा सा अच्छा पेपर आया है हमारे पास, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल देखने को आपको मिली होगी क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट इन्होंने दिया है, इन्होंने सबसे पहले हमें दिया है कि एमसीक्यू टाइप पूछा है। इसमें पूछा है द साइज ऑफ द आइडियल डाइपोल, है ना। आइडियल डाइपोल का हमसे साइज पूछा है। डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल वही दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, जब बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे से रखा जाता है, हम 2l या 2a कहते हैं, उसे डाइपोल कहते हैं। तो आइडियल डाइपोल वो है बेटा जिसके बीच की डिस्टेंस लगभग जीरो है। तो इसका आंसर आएगा जीरो, आइडियल डाइपोल का, फर्स्ट एमसीक्यूज का। सेकेंड एमसीक्यूज में हमसे पूछा है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज, अगेन इसका आंसर भी जीरो है। अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं। सी वाला जो एमसीक्यूज है उसमें पूछा है द वेवलेंथ ऑफ द इंफ्रारेड वेव्स। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा था जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है आप मार्क कर पाएंगे। पर आपको अगर मैं कहूं कि जो हमारा 400 नैनोमीटर हम कंसिडर करते हैं, हमारा विजिबल लाइट है, ठीक है। लोएस्ट वेवलेंथ वॉलेट कलर की होती है। इन्होंने कहा इंफ्रारेड, यानी कि रेड के नीचे जो होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी भाई? उसकी वेवलेंथ होगी 700 नैनोमीटर से कमी होगी, है ना, उसके आसपास होगी। तो इसका सही आंसर कौन सा लगाना चाहिए? अप्रोक्स करके आप इसे लगाते हैं, इसका ऑप्शन डी है। अदरवाइज वैल्यू याद होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ सरफेस इज 60 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द प्लेन विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 60। जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो दोनों सेम वैल्यू के होते हैं, I इज इक्वल टू आर। तो इसका करेक्ट आंसर है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज पूछा बेटा। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है और उसे डिवाइड कर देना है इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना। इलेक्ट्रॉन के मास से आप उसे डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास आएगा स्पेसिफिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10 टू पावर 11, 10 टू पावर 11 कुलोम स्पेसिफिक चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बेटा, आप चेक कर ले। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, डी फोर्थ ऑप्शन में माइनस है जो कि करेक्ट नहीं है। तो इन्होंने एक और अच्छी चीज दी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं दिया था, तो आपको यहीं पे थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए था कि 1.6 10 टू और -19 नहीं है। कई बच्चों ने इसको -90 समझ के इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। अगेन जो अगला क्वेश्चन है हमारा सेमीकंडक्टर से पूछा गया है द पीएन जंक्शन डायोड ऑफ विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है? तो पीएन जंक्शन डायोड में होता है डिप्लीशन की विड्थ की जो लेयर है वो 1 माइक्रोमीटर के रेंज की होती है ना, 1 माइक्रोमीटर की रेंज की होती है डिप्लीशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट जो मैच द कॉलम है यहाँ पर आए हैं, मैच द कॉलम में हमने ये देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली हम यूनिट पढ़ते हैं, इसकी यूनिट वेबर है, पर आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर वेबर नहीं लिखा है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आप यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर ध्यान से देखो वो भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो अब इस केस में बच्चा सोचेगा कि ये एमसीक्यूज का आंसर मार्क करे, तो आप एक काम करिए, पहले जो आपको आ रहा है उसे मार्क करिए। जैसे कि मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ ईएमएफ ही होता है, इसका यूनिट वोल्ट होगा। तो डी वाले का हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा बेटा, है ना, मोशनल ईएमएफ 4D से।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनाइड, अगर किसी बच्चे को पता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये वाला, यानी कि ये ई है हमारा ऑप्शन। अगेन जो एफ वाला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड जो है, इसका जो इन्होंने एंड पर पूछा है, तो एंड पर आपको याद है आधी होती है, जो सेंटर में होती है उसकी आधी होती है, तो ये हमारा एफ का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे 3 मैच हो गए। अगेन यहाँ पर 2 दिया है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स और पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर आपको पता हो बेटा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये होता है V बाय एल, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर मैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन देखूं तो V बाय एल, यानी कि वोल्ट पर मीटर। V फॉर पोटेंशियल जिसका यूनिट वोल्ट है, और L फॉर लेंथ, वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा बी वाले का आंसर। ठीक है, अब हमारे पास बचा एक, तो हमारे पास बचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं फाई, और दूसरा हमारे पास बचा मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम कहते हैं फाई बी। सर इन दोनों का यूनिट क्या होगा? अब आपके पास दो चीजें, एक है वोल्ट पर मीटर, एक है वोल्ट पर सेकेंड। अब आपको कैसे करना है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिख सकते हैं ई इन, जो है उसको लिख सकते हैं V बाय एल, मैंने अभी बताया पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय एल या V बाय डी जो आप लिखना चाहें, इनटू ए। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं ऊपर देखूं यहाँ पे पोटेंशियल यूनिट है, इसका यूनिट तो वोल्ट होगा, इधर एरिया है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, अपॉन में ये डी है, डी का यूनिट भी तो मीटर होगा, डिस्टेंस है मीटर, ने मीटर को मान दिया, तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसका यूनिट हुआ? हमारा वोल्ट मीटर हमारा यूनिट हुआ बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यानी कि वोल्ट मीटर, यानी कि ये रहा फोर्थ वाला ऑप्शन, ये है ए का सही, और जो रेस्ट है वो हमारे पास किसका है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का होगा, इसका ये हमारा सी का आंसर सही। तो मैच द कॉलम में दो ऐसे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नए यूनिट के साथ आए थे। नेक्स्ट हमारे पास आया है राइट आंसर द क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। कुछ क्वेश्चन है जिनको वन सेंटेंस में आंसर करना। द स्टेट ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप इसने सभी ने मार्क किया होगा, ये इस तरीके से होता है, ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, J इज इक्वल टू रो इनटू ई। ओके, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमीबिलिटी। मैग्नेटिक परमीबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा जिसको याद है वही लिखेगा, अदरवाइज आप मैग्नेटिक परमीबिलिटी जानते हैं किसे कहते हैं? म्यू नॉट। म्यू नॉट का फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि ऊपर एक चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन दी थी, ये जो है बेटा ये म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, बस यहाँ से म्यू नॉट को निकाल दीजिए, बायो सेवर्ड से म्यू नॉट को निकाल दीजिए, और जहां पर भी म्यू नॉट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखें कि क्या आएगा। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट के इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो एलसीआर सर्किट के लिए इम्पिडेंस लिखा जाता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस। नेक्स्ट वन इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका आंसर है बेटा फ्रीक्वेंसी। इसका आंसर क्या है? कौन सा पूछा है इन्होंने? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या चेंज नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंसी। व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो जो चीज नहीं बदलती वो बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का संबंध सोर्स से, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी लिखना था। नेक्स्ट ई जो है, हु आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप, तो सबने लिखा होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में देखो पहली चीज पूछी गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डैश डैश क्वांटिटी। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर है। A lamp of dash dash rays are used to kill the germs in water purifier। बेटा इसका आंसर होगा यूवी, है ना। आजकल जो आरओ आते हैं ना, यूवी एंड आरओ, तो अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो जर्म्स को मारने के लिए यूज करी जाती है। सी में पूछा है फॉर एन अनपोलराइज्ड वेव द डिस्प्लेसमेंट विल रैंडमली चेंजिंग विथ टाइम
true, it will always be. तो correct answer is perpendicular आएगा, perpendicular to the direction of propagation. नेक्स्ट जो डी पूछा गया है, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, फोटोन का रेस्ट मास क्या है? करेक्ट आंसर इसका 0 है बेटा। फोटोन के पास मूविंग मास है, पर वो जब रेस्ट में होता है उसके पास कोई मास नहीं होता। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, अब देखो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका आंसर आप तभी कर पाओगे जब बच्चे ने कभी पढ़ा हो। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, है ना। 6.6236734 जूल इंटू सेकेंड, है ना। ये प्लैंक कांस्टेंट की अप्रोक्स वैल्यू है जो कि आपको यहाँ पर लिखना थी, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। फॉर जर्मेनियम डायोड द सिलिकॉन थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो एफ है उसमें जर्मेनियम डायोड के लिए पूछा है, तो जर्मेनियम डायोड के लिए बेटा वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट के आसपास थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। तो ये आपका था फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पार्ट। नेक्स्ट वन इज द ट्रू फॉल्स। सो देखें ट्रू फॉल्स में क्या पूछा। फर्स्ट वन, ट्रू फॉल्स में द क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा आर एल, तो ये ट्रू है बेटा। क्वालिटी फैक्टर जो क्यू है हमारा वो कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकाल सकते हैं एक्सएल अपॉन आर से भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द ट्रू। The energy redistribution take place in the phenomena of diffraction, यह भी ट्रू है क्योंकि कुछ यहाँ पे डार्क कुछ ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, तो एनर्जी डार्क प्लेस से ब्राइट फ्रिंज पर शिफ्ट होती है। By suitably heating, sufficient thermal energy can be imparted to the free electron to enable them to come out of the metal surface. Yes, true. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट एनर्जी देना पड़ती है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। तो ये भी ट्रू है इसका आंसर। डी ऑप्शन में दिया है इन गामा डीके लो एनर्जी फोटोन आर इमिटेड, ये गलत है बेटा। लो एनर्जी नहीं होता, वो काफी हाई एनर्जी फोटोन इमिट होता है, तो ये फॉल्स। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर द कंडक्टेंस बिकम्स लेस, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कंडक्टेंस इंक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर वर्सेस कंडक्टिविटी का ग्राफ देखें सेमीकंडक्टर का, तो टेम्परेचर वर्सेस कंडक्टिविटी में ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, कम नहीं होती है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन इस बार आए हैं। शोज दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यस, क्योंकि जब भी कोई फील्ड के साथ सरफेस जो है आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस है, यहाँ पर आप एरिया वेक्टर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देन आप इसे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह बेटा यहाँ पर एंगल 0 है तो कॉस 0। यहाँ पर एंगल कितना बेटा, ये सरफेस ऐसी रखी है ना, पैरेलल रखी है, सॉरी, तो एंगल 90 पैरेलल रखी है, तो आपको 90 रखना है। ये एंगल ऊपर की तरफ ऐसा पैरेलली रखी हुई है, एंगल 90 है, cos 90 की वैल्यू 0, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी 0। परपेंडिकुलर बताना था और 0 उन्होंने कहा था कि 0 प्रूफ करिए, तो पैरेलल हो तो 0। व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट, इट्स एसआई यूनिट। तो चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम जो है बेटा उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, इसका यूनिट है कूलॉम्ब पर मीटर क्यूब, ये आपको आंसर देना था। व्हाट इज द नेक्स्ट जो क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द ohmic एंड नॉन ohmic रेजिस्टेंस। तो ohmic रेजिस्टेंस आर दो रेजिस्टेंस फॉलो द ओम्स लॉ, नॉन ohmic रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जस्ट लाइक अ सेमीकंडक्टर, है ना। और यहाँ पे कंडक्टर्स या मेटल्स। एंड और में इन्होंने पूछा है व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, इस डायमेंशन फॉर्मूला। इंटरनल रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो ये बैटरी यानी कि हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर इज इक्वल टू वी बाय आई से आप निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत ही इजी तरीके का क्वेश्चन है अगर आपने अटेम्प्ट किया हो तो। जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, कौन सा बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो म्यू नॉट टाइम्स होता है जितना करंट उसके अंदर है इंक्लोज्ड। और में उन्होंने पूछा है राइट द डिफरेंस बिटवीन द डायमैग्नेटिक एंड फेरामैग्नेटिक सब्सटेंस, के बीच में दो डिफरेंस पूछा है, अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है विद्युत, राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टू प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी है बेटा। डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेटिंग, है ना, मीडियम का इनको जरूरत नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट होती है। ये आप उसमें प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी है। राइट द नेम ऑफ, और में पूछा है राइट द नेम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आपको जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख देना है। कहाँ से, जो गामा रेज है वहां से आप लिखना शुरू करेंगे तो रेडियो वेव तक आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना है ना। तो इधर से लिखते जाएंगे, इधर से लिखते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और इधर लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन 10 जो पूछा है 1+1, इन्होंने यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि पहले तो एक लेंस है जिसकी पावर है -5D, फाइंड दी फोकल लेंथ। तो फर्स्ट आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है और बताना है कौन सा लेंस है। नेगेटिव पावर है तो ऑब्वियस है ये कॉन्केव लेंस है हमारे पास, और इसके जो मतलब आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ, यहाँ पर मैं सेंटीमीटर में ही डायरेक्ट आंसर लिखूं तो -100/f होगा। f की वैल्यू यहाँ पर आप 5 लिखेंगे तो आंसर विल बी -20 सेंटीमीटर, ये इसकी फोकल लेंथ आएगी। और चूंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है इसलिए कॉन्केव लेंस है। फिर नेक्स्ट इन्होंने इसी के और में पूछा है स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल दी है 144 सेंटीमीटर एंड आई पीस दिया है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, राइट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड टेलीस्कोप। तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 अगेन डी ब्रोगली वेव्स के बारे में पूछा है और राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेव। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी या एच अपॉन में पी, यही हमारी डी ब्रोगली वेव है जिसे हम मैटर वेव के नाम से जानते हैं। और में पूछा है, देखो इस बार जो क्वेश्चन इन्होंने थ्योरेटिकल पूछा है उसके और में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन और सिमिलर लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछा है तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, आपको ये लिखना है यहाँ पर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में एनर्जी के बारे में पूछा है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एनी ऑर्बिट इज -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर होता है बेटा। तो एनर्जी पूछी है N1 पर पूछी है, N2 पर पूछी है, N की वैल्यू 1 डाली है, N की वैल्यू 2 डाली, आपको एनर्जी मिल जाएगी। इसके और में इन्होंने एनर्जी इक्विवेलेंट के ऊपर पूछा है कि 1 ग्राम सब्सटेंस के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालिए। तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला E इक्वल्स टू mc²। यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे 1 ग्राम और c की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट डेंसिटी एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहले निकालें और फिर सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आपको करंट डेंसिटी और इसके बीच में रिलेशन भी निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है और 2 मार्क्स इसका रिलेशन का है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। और में इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एज यूजुअल हमेशा की तरह, ये बड़ा ही बोर्ड वालों का प्यारा क्वेश्चन है जो हर बार पूछते हैं, इनके बीच में रिलेशन निकालते आना चाहिए। तो V इज टू E माइनस आई आर, ऐसा इनका रिलेशन आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन 14 की बात करें, 3 मार्क्स में पूछा है डिफाइंड द सेंसिटिविटी, डिफाइंड द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट द फॉर्मूला एंड कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट। मैग्नेटिज्म से आया हुआ क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी यहाँ पर आपको लिखना है और वो मैक्सिमम कैसे होगी वो आपको लिखना है। इससे और में पर काफी इजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बायो सेवर्ट लॉ, है ना। बायो सेवर्ट लॉ इन्होंने पूछ लिया है जो कि dB इक्वल्स टू, जो हमेशा बच्चों को याद रहता है μ0/4π, इधर लिखते हैं वो आइडियल साइन ऑफ फील्ड निकालने का है। तो आई होप कि आपने इसे अटेंड किया होगा। क्वेश्चन 15 की बात करें, इन्होंने कहा है बोहर स्टेट द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर के 3 पोस्टुलेट्स यहाँ पर लिखना है बेटा।
जो एटम और न्यूक्लियस से आया है, हमेशा की तरह ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलवेज पूछा जाता है। 3 पोस्टुलेट्स आपको लिखना है। एंड और में इन्होंने पूछा है व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज। सो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगेगा, और टू प्रॉपर्टी, ये कुछ डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव होता है, कुछ डिस्टेंस के बाद ये रिपल्सिव हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के नहीं, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है। तो टू प्रॉपर्टीज आपको लिखना था जो न्यूक्लियाई से आया हुआ था। देखो न्यूक्लियाई से इस बार न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पूछा, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा। एंड सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कह रहा है स्टेट द 3 डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपने, आई होप कि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, तो अब सबने इसे अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का और दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 के और में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज द हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका प्रिंसिपल लिखना है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है और वर्किंग आपको लिखना है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, और वेव डायग्राम भी बना दो तो बहुत अच्छा वेव फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इन्होंने इस बार बेटा यहाँ पर पूछा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पूछा है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, आप कोई से भी कॉन्वेक्स सरफेस ले सकते हैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए। तो रिफ्रैक्शन आपको कॉन्वेक्स सरफेस से यानी कि इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। अब आउटसाइड का जो मीडियम है उसे एयर कंसीडर करके, होपली आपने इसे किया हो। एंड और में हमसे पूछा है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 3 लेंसेस केप्ट इन कांटेक्ट। तो यहाँ पर जो लेंसेस होते हैं बेटा, जो कांटेक्ट में रखे जाते हैं, उनकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमसे पूछा है। यदि 2 लेंस ऐसे कांटेक्ट में रखा जाए तो कैसे होगे, तो फॉर्मूला में F1 और यहाँ पर F2, यदि इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना था। लेंस फॉर्मूले की मदद से आप इसको, या रिफ्रैक्शन फॉर्मूले की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले से। ओके, क्वेश्चन 18 कह रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट सिचुएटेड नियर द पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का क्वेश्चन आया है। ये भी काफी इजी और आसान तरीके का क्वेश्चन है। और में इन्होंने पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों पूछ लिया कैपेसिटर का, यानी कि आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 ये भी प्रूफ करना है, और आपको 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों फॉर्मूले यहाँ पर प्रूफ करना है। क्वेश्चन 19 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हर कोई ने बनाया होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस एनर्जी लॉसेस। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस है, फ्लक्स लॉस है, और एडी करंट है, डिफरेंट टाइप के लॉसेस आपको लिखना है ट्रांसफार्मर में। और में सेम ही यूनिट से क्वेश्चन आया है स्टेट द फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ। तो फैराडे के दोनों लॉ लिखना है और सेकंड वाले को एक्सप्लेन करना है। तो सेकंड वाला क्या कहता है कि फ्लक्स जो इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा ईएमएफ जो इंड्यूस होगा। क्वेश्चन 20 की बात करें, क्वेश्चन 20 इन्होंने पार्ट्स में दिया है, 1, 2 और 1 मार्क्स, ऐसे इन्होंने यहाँ पर मार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है। तो इन्होंने टोटल यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पूछे 2 हैं और मार्क्स दे दिए हैं। क्वेश्चन मिस हुआ है क्या, लेट्स चेक। चलिए, तो पहला पूछा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल क्या है बेटा, साइन IC 1/μ, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन निकालना है। कंडीशन लिखना है भाई, कंडीशन TIR की बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैंने पहले भी कहा था कि आता है डेंसर से रेरर में जाना चाहिए, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और इसके जो और में क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, और में जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, व्हेन monochromatic light is incident on the surface of separating two media, if reflect and refract light both have the same frequency as the incident frequency, explain why.
फिर फ्रीक्वेंसी सेम होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी का संबंध सोर्स से होता है ना, सोर्स से होता है, तो चाहे वो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो दोनों बार सेम होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली है। सेकंड पूछा है when the light travel from rarer medium to denser medium the speed decreases, does the reduction in speed implies a reduction in energy carry by the light wave? देखो बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर हो तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, बट इस केस में एनर्जी को डिक्रीज नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, उसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, तो रिफ्लेक्ट होने से एनर्जी लॉस जरूर होगा, पर अगर वो 100% रिफ्लेक्ट हो गई है तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। लास्ट पूछा है इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, व्हाट इज determine the intensity of light in photon picture of light। तो भाई इंटेंसिटी का फोटॉन से क्या संबंध है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड गिरेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो होते हैं वो इंटेंसिटी को कहते हैं। तो यहाँ पर अगर फोटोन पिक्चर से देखें तो इंटेंसिटी को इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो इन्होंने ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छे पूछे हैं। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से किया होगा, आपका क्वेश्चन पेपर ठीक गया होगा, और अगर मैंने जो आंसर बताए हैं इस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और नहीं किया होगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये था सॉल्यूशन इसका। ओके, चलिए, थैंक यू।